ज्योतिष शायद सबसे पुराना विषय और एक अर्थों में सबसे ज्यादा तिरस्कृत विषय भी है। सबसे पुराना इसलिए कि मनुष्य जाति के इतिहास की जितनी खोजबीन हो सकी है उसमें ज्योतिष ऐसा कोई भी समय नहीं था जब मौजूद न रहा हो। जीसस से 25,000 वर्ष पूर्व सुमेर में मिले हुए हड्डी के अवशेषों पर ज्योतिष के चिन्ह अंकित हैं। पश्चिम में पुरानी से पुरानी जो खोजबीन हुई है वो जीसस से 25,000 वर्ष पूर्व इन हड्डियों की है जिन पर ज्योतिष के चिन्ह और चंद्र की यात्रा के चिन्ह अंकित हैं। लेकिन भारत में तो बात और भी पुरानी है। ऋग्वेद में 95,000 वर्ष पूर्व ग्रह नक्षत्रों की जैसी स्थिति थी उसका उल्लेख है। इसी आधार पर लोकमान्य तिलक ने यह तय किया था कि ज्योतिष 90,000 वर्ष से ज्यादा पुराने तो निश्चित ही होने चाहिए, क्योंकि वेद में यदि 95,000 वर्ष पहले जैसी नक्षत्रों की स्थिति थी उसका उल्लेख है तो वो उल्लेख इतना पुराना तो होगा ही, क्योंकि उस समय जो स्थिति थी नक्षत्रों की उसे बाद में जानने का कोई भी उपाय नहीं था। अब हमारे पास ऐसे वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हो सके हैं कि हम जान सकें अतीत में कि नक्षत्रों की स्थिति कब कैसी रही होगी। ज्योतिष की सर्वाधिक गहरी मान्यताएं भारत में पैदा हुई। सच तो यह है कि ज्योतिष के कारण ही गणित का जन्म हुआ। ज्योतिष की गणना के लिए ही सबसे पहले गणित का जन्म हुआ और इसीलिए अंक गणित के जो अंक हैं वो भारतीय हैं। सारी दुनिया की भाषाओं में 1 से लेकर 9 तक जो गणना के अंक हैं वे समस्त भाषाओं में जगत की भारतीय हैं। और सारी दुनिया में 9 डिजिट 9 अंक स्वीकृत हो गए। उसका भी कुल कारण इतना है कि वे 9 अंक भारत में पैदा हुए और धीरे धीरे सारे जगत में फैल गए। जिसे आप अंग्रेजी में 9 कहते हैं वो अंग्रेजी के संस्कृत के 9 का ही रूपांतरण है। जिसे आप 8 कहते हैं वो संस्कृत के 8 का ही रूपांतरण है। 1 से लेकर 9 तक जगत की समस्त सभ्य भाषाओं में गणित के जो अंकों का प्रचलन है वो भारतीय ज्योतिष के प्रभाव में हुआ। भारत से ज्योतिष की पहली किरणें सुमेर की सभ्यता में पहुंची। सुमेरियंस ने सबसे पहले ईसा से 6,000 वर्ष पूर्व पश्चिम के जगत के लिए ज्योतिष का द्वार खोला। सुमेरियंस ने सबसे पहले नक्षत्रों के वैज्ञानिक अध्ययन की आधारशिलाएं रखी। उन्होंने बड़े ऊंचे 700 फीट ऊंचे मीनार बनाए और उन मीनारों पर सुमेरियन पुरोहित 24 घंटे आकाश का अध्ययन करते थे। 2 कारणों से। एक तो सुमेरियन को इस गहरे सूत्र का पता चल गया था कि मनुष्य के जगत में जो भी घटित होता है उस घटना का प्रारंभिक स्रोत नक्षत्रों से किसी न किसी भांति संबंधित है। जीसस से 6,000 वर्ष पहले सुमेरियंस की यह धारणा कि पृथ्वी पर जो भी बीमारी पैदा होती है, जो भी महामारी पैदा होती है, वो सब नक्षत्रों से संबंधित है। अब तो इसके लिए वैज्ञानिक आधार मिल गए हैं और जो लोग आज के विज्ञान को समझते हैं वो कहते हैं सुमेरियंस ने मनुष्य जाति का असली इतिहास प्रारंभ किया। इतिहासज्ञ कहते हैं कि सब तरह का इतिहास सुमेर से शुरू होता है। 1920 में चिजेवस्की नाम के एक रूसी वैज्ञानिक ने इस बात की खोजबीन की कि जब भी सूरज पर हर 11 वर्षों में पीरियोडिकली बहुत बड़ा विस्फोट होता है। सूर्य पर हर 11 वर्ष में आणविक विस्फोट होता है और चिजेवस्की ने यह खोजबीन की कि जब भी सूरज पर 11 वर्षों में आणविक विस्फोट होता है तभी पृथ्वी पर युद्ध और क्रांतियों के सूत्रपात होते हैं। और उसने कोई 700 वर्ष के लंबे इतिहास में सूर्य पर जब भी दुर्घटना घटती है तभी पृथ्वी पर दुर्घटना घटती है। इसका इतना वैज्ञानिक विश्लेषण किया कि स्टालिन ने उसे 1920 में उठा के जेल में डाल दिया। वो स्टालिन के मरने के बाद ही चिजेवस्की छूट सका।
क्योंकि स्टालिन के लिए तो अजीब बात हो गई। मार्क्स का और कम्युनिस्टों का ख्याल है कि पृथ्वी पर जो क्रांतियां होती हैं उनका कारण मनुष्य के बीच आर्थिक वैभिन्न है, और चिजेवस्की कहता है कि क्रांतियों का कारण सूरज पर हुए विस्फोट है। अब सूरज पर हुए विस्फोट और मनुष्य के जीवन की गरीबी और अमीरी का क्या संबंध? अगर चिजेवस्की ठीक कहता है तो मार्क्स की सारी व्याख्या मिट्टी में चली जाती है। तब क्रांतियों का कारण वर्गीय नहीं रह जाता है, तब क्रांतियों का कारण ज्योतिषीय हो जाता है। चिजेवस्की को गलत तो सिद्ध नहीं किया जा सका, क्योंकि 700 साल की जो गणना उसने दी थी वो इतनी वैज्ञानिक थी, और सूरज में हुए विस्फोटों के साथ इतना गहरा संबंध उसने पृथ्वी पर घटने वाली घटनाओं का स्थापित किया था कि उसे गलत सिद्ध करना तो कठिन था, लेकिन उसे साइबेरिया में डाल देना आसान था। स्टालिन के मर जाने के बाद ही चिजेवस्की को क्रुश्चेव साइबेरिया से मुक्त कर पाया। इस आदमी के 50 साल जीवन के कीमती साइबेरिया में नष्ट हुए। छूटने के बाद भी वो 4-6 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रह सका, लेकिन 6 महीने में भी वो अपनी स्थापना के लिए और नए प्रमाण इकट्ठे कर गया है। पृथ्वी पर जितनी महामारियां फैलती हैं उन सबका संबंध भी वो सूरज से जोड़ गया है। सूरज जैसा हम साधारणतः सोचते हैं ऐसा कोई निष्क्रिय अग्नि का गोला नहीं है, अत्यंत सक्रिय, और प्रतिपल सूरज की तरंगों में रूपांतरण होते रहते हैं, और सूरज की तरंगों का जरा सा रूपांतरण भी पृथ्वी के प्राणों को कंपित करता है। इस पृथ्वी पर कुछ भी ऐसा घटित नहीं होता जो सूरज पर घटित हुए बिना घटित हो जाता हो। जब सूर्य का ग्रहण होता है तो पक्षी जंगलों में गीत गाना 24 घंटे पहले से बंद कर देते। पूरे ग्रहण के समय तो सारी पृथ्वी मौन हो जाती है, पक्षी गीत गाना बंद कर देते। सारे जंगलों के जानवर भयभीत हो जाते हैं, किसी बड़ी आशंका से पीड़ित हो जाते हैं। बंदर वृक्षों को छोड़कर नीचे आ जाते हैं, भीड़ लगा के किसी सुरक्षा का उपाय करने लगते हैं। और एक आश्चर्य की बंदर जो निरंतर बातचीत और शोरगुल में लगे रहते हैं, सूर्य ग्रहण के वक्त बंदर इतने मौन हो जाते हैं जितने साधु और सन्यासी भी नहीं होते। चिजेवस्की ने ये सारी की सारी बातें स्थापित की। सुमेर में सबसे पहले यह ख्याल पैदा हुआ। उसके बाद स्विस पैरासिलिसस नाम का एक चिकित्सक, उसने एक बहुत अनूठी मान्यता स्थापित की, और वो मान्यता आज नहीं कल सारे मेडिकल साइंस को बदलने वाली सिद्ध होगी। अब तक उस मान्यता पर बहुत जोर नहीं दिया जा सका, क्योंकि ज्योतिष तिरस्कृत विषय है, सर्वाधिक पुराना लेकिन सर्वाधिक तिरस्कृत। यद्यपि सर्वाधिक मान्य भी। अभी फ्रांस में पिछले वर्ष गणना की गई तो 47% लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं कि वो विज्ञान है फ्रांस में। अमेरिका में मौजूद 5000 बड़े ज्योतिषी दिन रात काम में लगे रहते हैं, और उनके पास इतने कस्टमर्स हैं कि वो काम निपटा नहीं पाते। करोड़ों डॉलर अमेरिका प्रतिवर्ष ज्योतिषियों को चुकाता है। अंदाज है कि सारी पृथ्वी पर कोई 78% लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं, लेकिन वे 78% लोग सामान्य हैं। वैज्ञानिक, विचारक, बुद्धिवादी ज्योतिष की बात सुन के ही चौंक जाते हैं। सी ज़ेजुंग ने कहा है कि 300 वर्षों से विश्वविद्यालयों के द्वार ज्योतिष के लिए बंद है। यद्यपि आने वाले 30 वर्षों में ज्योतिष तुम्हारे दरवाजों को तोड़कर विश्वविद्यालयों में पुनः प्रवेश पाकर रहेगा प्रवेश, इसलिए कि ज्योतिष के संबंध में जो जो दावे किए गए थे उनको अब तक सिद्ध करने का उपाय नहीं था, लेकिन अब उनको सिद्ध करने का उपाय है। पैरासिलिसस ने एक मान्यता को गति दी, और वो मान्यता यह थी कि आदमी तभी बीमार होता है जब उसके और उसके जन्म के साथ जुड़े हुए नक्षत्रों के बीच का तारतम्य टूट जाता है। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। उससे बहुत पहले पाइथागोरस ने यूनान में, कोई ईसा से 6000 वर्ष पूर्व, आज से कोई 2500 वर्ष पूर्व, ईसा से 600 वर्ष पूर्व, पाइथागोरस ने प्लेनेटरी हार्मोनी, ग्रहों के बीच एक संगीत का संबंध है, इसके संबंध में एक बहुत बड़े दर्शन को जन्म दिया था। और पाइथागोरस ने जब यह बात कही थी तब वो भारत और इजिप्ट, इन 2 मुल्कों की यात्रा करके वापस लौटा था। और पाइथागोरस जब भारत आया तब भारत बुद्ध और महावीर के विचारों से तीव्रता से आप्लावित था।
पाइथागोरस हिंदुस्तान से वापस लौट के जो बातें कहा है उसमें उसने महावीर और विशेषकर जैनों के संबंध में बहुत सी बातें महत्वपूर्ण कही। उसने जैनों को जेनोसोफिस्ट कह के पुकारा है। सोफिस्ट का मतलब होता है दार्शनिक और जैनों का मतलब तो जैन। तो जैन दार्शनिक को पाइथागोरस ने जेनोसोफिस्ट कहा है। नग्न रहते हैं, ये सारी बात की है। पाइथागोरस मानता था कि प्रत्येक नक्षत्र या प्रत्येक ग्रह या उपग्रह जब यात्रा करता है अंतरिक्ष में तो उसकी यात्रा के कारण एक विशेष ध्वनि पैदा होती है। प्रत्येक नक्षत्र की गति एक विशेष ध्वनि पैदा करती है और प्रत्येक नक्षत्र की अपनी व्यक्तिगत निजी ध्वनि है और इन सारे नक्षत्रों की ध्वनियों का एक तालमेल है जिसे वो विश्व की संगीत बद्धता हार्मनी कहता था। जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तब उस जन्म के क्षण में इन नक्षत्रों के बीच जो संगीत की व्यवस्था होती है वो उस मनुष्य के प्राथमिक सरलतम संवेदनशील चित्त पर अंकित हो जाती है। वही उसे जीवन भर स्वस्थ और अस्वस्थ करती है। जब भी वो अपनी उस मौलिक जन्म के साथ पाई गई संगीत व्यवस्था के साथ तालमेल बना लेता है तो स्वस्थ हो जाता है और जब उसका तालमेल छूट जाता है तो अस्वस्थ हो जाता है। पैरासिलस ने इस संबंध में बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। वो किसी मरीज को दवा नहीं देता था जब तक उसकी जन्म कुंडली ना देख ले। और बड़ी हैरानी की बात है कि पैरासिलस ने जन्म कुंडलियां देखकर ऐसे मरीजों को ठीक किया जिनको चिकित्सक कठिनाई में पड़ गए थे और ठीक नहीं कर पाते थे। उसका कहना था जब तक मैं ये ना जान लूं कि ये व्यक्ति किन नक्षत्रों की स्थिति में पैदा हुआ है तब तक इसके अंतर संगीत के सूत्र को भी पकड़ना संभव नहीं है। और जब तक मैं ये ना जान लूं कि इसके अंतर संगीत की व्यवस्था क्या है तो इसे कैसे हम स्वस्थ करें। क्योंकि स्वास्थ्य का क्या अर्थ है इसे थोड़ा समझ लें। अगर साधारणतः हम चिकित्सक से पूछें कि स्वास्थ्य का क्या अर्थ है तो वो इतना ही कहेगा बीमारी का न होना, पर उसकी परिभाषा नेगेटिव है, नकारात्मक है। और यह दुखद बात है कि स्वास्थ्य की परिभाषा हमें बीमारी से करनी पड़े। स्वास्थ्य तो पॉजिटिव चीज है, बीमारी नेगेटिव है, नकारात्मक है। स्वास्थ्य तो हमारे साथ है, बीमारी कभी होती है। स्वास्थ्य तो हम लेकर पैदा होते हैं, बीमारी उस पर आती है। पर हम स्वास्थ्य की परिभाषा अगर चिकित्सकों से पूछे तो वो यही कह पाते हैं कि बीमारी नहीं है तो स्वस्थ है। पैरासिलिस कहता था ये व्याख्या गलत है, स्वास्थ्य की पॉजिटिव डेफिनेशन होनी चाहिए। पर उस पॉजिटिव डेफिनेशन को, उस विधायक व्याख्या को कहां से पकड़ेंगे? तो पैरासिलिस कहता था जब तक हम तुम्हारे अंतर्निहित संगीत को न जान लें, वही तुम्हारा स्वास्थ्य है, तब तक हम ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी बीमारियों से तुम्हारा छुटकारा करवा सकते हैं। लेकिन हम एक बीमारी से तुम्हें छुड़ाएंगे और तुम दूसरी बीमारी को तत्काल पकड़ लोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतरी संगीत के संबंध में कुछ भी नहीं किया जा सका। असली बात तो वही थी कि तुम्हारा भीतरी संगीत स्थापित हो जाए। इस संबंध में पैरासिलिस को हुए तो कोई 500 वर्ष होते हैं, उसकी बात भी खो गई थी। लेकिन अब पिछले 20 वर्षों में 1950 के बाद दुनिया में ज्योतिष का पुनर्आविर्भाव हुआ है। और आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ नए विज्ञान पैदा हुए हैं जिनके संबंध में कुछ आपसे कह दूं तो फिर पुराने विज्ञान को समझना आसान हो जाएगा। 1950 में एक नई साइंस का जन्म हुआ। उस साइंस का नाम है कॉस्मिक केमिस्ट्री, ब्रह्म रसायन। उसको जन्म देने वाला आदमी है जियोजार्जी गियोर्डी। यह आदमी इस सदी के कीमती से कीमती थोड़े से आदमियों में एक है। इस आदमी ने वैज्ञानिक आधारों पर प्रयोगशालाओं में अनंत प्रयोगों को करके यह सिद्ध किया है कि जगत, पूरा जगत एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, पूरा जगत एक शरीर है। और अगर मेरी अंगुली बीमार पड़ जाती है तो मेरा पूरा शरीर प्रभावित होता है। शरीर का अर्थ होता है कि टुकड़े अलग अलग नहीं है, संयुक्त है, जीवंत रूप से इकट्ठे हैं। अगर मेरी आंख में तकलीफ होती है तो मेरे पैर का अंगूठा भी अनुभव करता है, और अगर मेरे पैर को चोट लगती है तो मेरे हृदय को भी खबर मिलती है, और अगर मेरा मस्तिष्क रुग्ण हो जाता है तो मेरा शरीर पूरा का पूरा बेचैन हो जाएगा, और अगर मेरा पूरा शरीर नष्ट कर दिया जाए तो मेरे मस्तिष्क को खड़े होने के लिए जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी। मेरा शरीर एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, एक एकता है, जीवंत। उसमें कोई भी एक चीज को छुओ तो सब प्रवाहित होता है, सब प्रभावित हो जाता है। कॉस्मिक केमिस्ट्री कहती है कि पूरा ब्रह्मांड एक शरीर है, उसमें कोई भी चीज अलग अलग नहीं है, सब संयुक्त है। इसलिए कोई तारा कितने ही दूर क्यों ना हो, वो भी जब बदलता है तो हमारे हृदय की गति को बदल जाता है। और सूरज चाहे कितने ही फासले पे क्यों ना हो, जब वो ज्यादा उत्तप्त होता है तो हमारे खून की धाराएं बदल जाती हैं।